यस मैम। तो नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो एक ही बंदा है रहमान, उसकी दो तरह की एजेस दी हुई है, 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहले तो हमने क्या करना है, हाँ, लेट द प्रेजेंट एज की जो हमारा वो एक्स है वो क्या शो कर रहा है, लेट द प्रेजेंट एज बी इक्वल टू एक्स ईयर्स। जो भी बंदा है उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। तो 3 years अगो एज कितनी थी, कितनी होती है एज 3 years अगो, x माइनस 3 एंड एज 5 years हेंस कितनी होगी। अब इस तीनों एक्सप्रेशंस को आपको इक्वेशन में करना है। लिखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कौन सी एज, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। दो नंबर्स हैं, 3 साल पहले वाला, 5 साल बाद वाला, उनके हमने क्या लिए हैं, रेसिप्रोकल। तो किसका रेसिप्रोकल लेना है, x माइनस 3 का और x प्लस 5 का, उनका क्या निकालना है हमने, सम। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो 9th की क्लास आ रही है कल 12:30, ये कल छुट्टी है आपकी क्लास की, तो अगर आप 11:30 आ सकते हो तो आ जाओ। हाँ क्या 11:30 तो ठीक होता है बच्चे, रियो कम या हाँ जी बताओ। इस इक्वेशन को आपकी फ्रैक्शंस में ये इक्वेशन बन गई है। नाउ यू हैव टू, कल तो सर टेस्ट है आपका, मैंने कहा था जितना कल तक होगा आज तक होगा, कल तक हुआ है काम, आराम से नहीं बेटा, आराम ही है सब कुछ है। कल टेस्ट है ना, फाइंड the sum of reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसमें करवा दिए थे जो कंफ्यूजिंग वाले हैं। हमेशा जिस फॉर्मेट में मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन को उसी तरह से सोचना। जैसे डिजिट वाले क्वेश्चंस को मैंने कहा था आपने टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर लेना है। ऐसे ही ट्रेन के केस में स्पीड, फिर स्पीड में प्लस माइनस, उसकी वजह से टाइम में प्लस माइनस। समझ में आ गया, कोशिश करना, प्रैक्टिस करोगे वही सेम तरह के क्वेश्चन बार बार आएंगे। प्रैक्टिस, अभी तो बेसिक स्टार्ट किया है, पूरे साल इस पे लगोगे, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो दो दो वेरिएबल्स ले लो, उसके बाद आपको जब सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी तो सिंगल वेरिएबल के बाद आपका क्वाड्रेटिक लीनियर अपने आप बन जाए। यही ट्रेन वाला क्वेश्चन आई कैन सॉल्व इट, जो आपने ट्रेन ट्रेवल्स किया ना 360 किलोमीटर, इसको मैं 2 वेरिएबल्स में भी सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, ट्रेन की स्पीड को लिया x किलोमीटर पर आवर, टाइम को लिया y, तो दोनों का डिस्टेंस मुझे पता है 360। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहता। मेरे पास एक यही इक्वेशन है। अब इस चीज को और इस चीज को सॉल्व करके मुझे आंसर निकालना है, आंसर निकलेगा जरूर। मैंने आपको कहा था आप रिसर्च वाले साइंटिस्ट नहीं बैठे हो कि कोई अननोन प्रॉब्लम आपके पास है, पता ही नहीं है। ठीक है, -1x माइनस 5 इज 360, एक्स वाई की जगह भी 360 आ गया, प्लस 5y माइनस एक्स माइनस 5 इज 360, 360 हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया 5y माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपको ये दो वेरिएबल्स दिए हैं और साथ में ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसमें से मैं y की वैल्यू लेती हूँ 360 अपॉन x एंड आई पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ y। आपके पास वही सेम इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में एक सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी, और अब तक आप उसे क्लियर कर पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक बन रही है या लीनियर बन। 7 क्लियर हो गया। तो
आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तब पता लगता है, नहीं पता लगता तो 2 वेरिएबल्स लो, ये रफ में सॉल्व करो और फाइनली ना पूरा लिखकर लेट दिस करके ना उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन हमारी सिंगल वेरिएबल में ये बनी। समझ में आ गया? या फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करो कि जब आपको डिस्टेंस भी दिया जा रहा है, अगर लीनियर होगा तो डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, स्पीड को प्लस भी किया है, स्पीड को माइनस भी किया, स्पीड को दो तरह से छेड़ोगे अगर लीनियर है। अगर क्वाड्रेटिक है तो स्पीड का सिर्फ एक तरह से छेड़ोगे कि प्लस किया माइनस किया, टाइम इतना बढ़ गया, डिस्टेंस दिया होगा और दोनों स्पीड में फर्क दिया होगा। समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन में तीन, एक ओरिजिनल स्पीड होगी, एक प्लस होगी, एक माइनस होगी। क्वाड्रेटिक में ओरिजिनल स्पीड होगी या प्लस होगी या माइनस होगी और टोटल डिस्टेंस दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? हमारा फोर्थ क्वेश्चन सहज आर्यन सॉल्व हो चुका है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 7। अब जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे क्या पता कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? पहली बात तो वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ना उसे लीनियर सोचो ना उसे क्वाड्रेटिक सोचो, आप ये सोचो कि इसकी इक्वेशंस को हम कैसे बनाएंगे। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मुझे पता लग गया कि दो तरीके के हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उसको ले लेंगे एक्स। मैंने पहली स्टेटमेंट देखी और मेरे दिमाग में आ गया कि पहले तो मैं अपने इन दो चीजों को वेरिएबल असाइन कर दूं, मार्क्स इन मैथ्स है एक्स, मार्क्स इन इंग्लिश है वाई, और दोनों का सम दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास वैसे ही क्लियर हो गई जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये फिर मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने उसी से सारा यहाँ से मतलब इतना मेरे दिमाग में मतलब एक इंफॉर्मेशन आ गई, प्रोसेस हो गई। Had she got 2 more marks in mathematics, 2 more in mathematics, मतलब मैथ्स में आपने कितने मार्क्स दिए उसको x, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है ना। क्या होता है जैसे वो दिखाते हैं ना, मशीन चल रही है और एक बहुत सारे ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं जब आप गेमिंग में जाते हो, वो जैकपॉट हिट करना है कि द थ्री बॉक्सेस शुड हैव द सेम ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो रोलिंग करता है ना, तो आप भी देखते हो क्या आएगा क्या आएगा। आपके माइंड में भी जब मैंने कहा मार्क्स इन मैथ्स है, 100 में से मार्क्स आए हैं, आप मुझे बोलते हो 100 में से मार्क्स आया, तो मेरे पास ना 0 से लेकर 70 तक सारे नंबर घूम जाते हैं। समझ में आ गई? व्हेन आई सपोज जब मैं आपके मार्क्स सुनना चाहती हूँ कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, तो 0 से या 60 से लेकर 80 तक सारे नंबर घूम जाएंगे मेरे दिमाग में, राइट। आप मुझे एक नंबर बताते हो 76, तो मेरे दिमाग में वो प्रोसेस हो जाता है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आपने उसे एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स कर दिया कि उसको एक हमने पिक्चर दे दी कि मान लो वो चीज एक्स है, अननोन है लेकिन उसको हमने एक नंबर असाइन कर दिया, एक हमने उसको एक डिस्क्रिप्शन असाइन कर दी विच इज एक्स, तो एक्स प्लस वाई 30। अब वो कहता है कि इसको अगर दो ज्यादा होते तो कितने होते, एक्स प्लस 2, और इंग्लिश में कितने होते, 3 कब, 3 लेस इन इंग्लिश। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब इन दो मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता। तो अब तक मुझे नहीं पता था ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक, मैंने सिर्फ इक्वेशंस बनाने पे जोर दिया, अब इक्वेशंस की सॉल्विंग पे जोर करेंगे। तो किसी तरह से इन दो इक्वेशंस को सिंगल वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना आता है, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो या होता है एलिमिनेशन या होता है सब्स्टिट्यूशन। यहां पर मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू क्या है 30 माइनस एक्स, तो इस y की जगह द वैल्यू आई विल पुट इन टर्म्स ऑफ x विल बी 30 माइनस एक्स माइनस 3। अब मुश्किल क्या होती है या इसमें थॉट प्रोसेस क्या है, सम टीचर्स से कि ये क्वाड्रेटिक है, x और y नहीं ले सकते, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको 30 माइनस एक्स ले लो। प्रैक्टिस में पेंसिल से लिख लेना एक्स और वाई, जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आ गया पेंसिल से लिख लो एक्स एंड वाई, आपकी ये इक्वेशंस बन गई। आपको सिर्फ इस वाई को फिर यहाँ पर रिप्लेस कर देना है 30 माइनस एक्स, और फिर यहाँ एक रिप्लेस कर देना है 30 माइनस एक्स माइनस 3।
आपका वही एक सेम चीज सिंगल इक्वेशन में होगा, बिकॉज देर आर टीचर्स हु से कि नहीं नहीं ये सिंगल वेरिएबल में करना है, पर ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ। आपको दोनों चैप्टर्स है, आप दो तरह से कर सकते हो। समझ में आ गई बात ये। और कुछ क्वेश्चंस है जो दो वेरिएबल्स के साथ ही होते हैं, सिंगल वेरिएबल लेकर उनकी इक्वेशंस बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। आएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये दो के साथ ही बहुत इजीली बनता है, सिंगल के साथ तो लगे रहोगे इसमें। तो ये मेरे पास बन गया x+2 एंड 27 माइनस। अब बहुत सी चीजें हैं ना जो डिटरमिन करता है कि लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ना प्रोडक्ट दिया जाएगा, लीनियर में सम एंड डिफरेंस दिया जाएगा। समझ में आ गया। 27x plus 54 minus x square minus 2x is equal to 210 minus x square plus 25x plus 54 minus 210 equals to 0. X square minus 25x plus 156. फैक्टर्स करो, बहुत इजी है वैसे तो। बताओ कल क्लास के टाइमिंग्स क्या रखूं? 11:30 to 1:30 ठीक है, 12:30 सॉरी, ठीक है। हाँ, मैम अभी छुट्टी का मैसेज नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता दो कि अभी मैं ग्रुप में पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इन केस इट्स अ हॉलीडे फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बाद में मैंने पोस्ट नहीं किया मैसेज, अगर छुट्टी आ गई तो ठीक है, नहीं होगी तो आप मुझे इन्फॉर्म कर ही दोगे, ठीक है। ठीक है सहज, वैसे हो जाएगी, काफी ओके स्कूल्स में मैम। मतलब हो गई है, तभी कह रही हूँ, होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज -25x प्लस 156। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? 156 को फैक्टराइज करो भाई, 2 से हो रहा है ये, 7 8, फिर मैं फिर से 2 से करूंगी 39, फिर 3 से करूंगी 13, 13 को मैं आगे कर नहीं सकती, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। चलो कल टेस्ट नहीं होगा, कल इसी को खत्म करेंगे, ठीक है। टेस्ट फिर थर्सडे को हो जाएगा आपके 5 o'clock वाले टाइम पर ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा x, x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको, अब देखो इसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर x minus 13 is 0 or x minus 12 is 0. Therefore, it means x is equal to 13 or x is equal to 12. क्लियर हो गया? अब इसमें दो तरह से आपने लिखना है। Therefore, marks in maths could be 13. Therefore, marks in English कितना हो जाएगा? 30 minus 13 कितना हो जाता है? 17, ठीक है। फिर दूसरी चीज आएगी, और 30 मार्क्स है ना, सम 30 था। मार्क्स इन मैथ्स कितना हो जाएगा? 12। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा? 30 माइनस 12 18। तो दो तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, या 13 17 है या 12 18 है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये नहीं है कि एक 13 तो दूसरा 12, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दो तरह के नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो ये हमारा प्लस माइनस का गेम है ना, ये हम दो नंबर्स के साथ अचीव कर पा रहे हैं, या 13 17 के साथ या 12 18 के साथ। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी है। द डिफरेंस, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side. Longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी x प्लस 30, डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। ऑफकोर्स सबके साथ मीटर्स लगाओगे। इस इंफॉर्मेशन को हम कहां से कैसे यूज करेंगे? हमें ये क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल, जिसमें कि उसका हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, हो गया बच्चों ये सारा, इक्वेशन बन गई। हाँ जी, सॉल्व हो गया बच्चों ये। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600
plus 120x is equal to x square plus 900 plus 60x. तो x square और ये x square कैंसिल हो गया, सिंगल x रह गया, तो मेरे पास आ जाएगा x square माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0. तो फैक्टर्स क्या बनकर आएंगे, 30 एंड 90 माइनस 90x प्लस 30x, ये होगा माइनस 2700 इक्वल टू 0. हाँ हाँ, आंसर माइनस 30 प्लस 90 में आएगा. बेटा यहाँ पे प्लस 60 है ना, तो ये 120 में यहाँ लेकर गई हूँ. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ये क्या. हाँ 90 120 और 150 बनकर आ रहे हैं टू साइड्स. तो x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 90. साइड वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 90 meters. The second will be, length will be x plus 30 120 meters. क्लियर हो गया. अब सिर्फ आपका लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, और ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन है जो 2 वेरिएबल्स में ही सॉल्व होता है, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व भी नहीं हो पाया. ठीक है, तो दोबारा से करवाती हूँ. आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सिंगल वेरिएबल में ही सॉल्व होगा. Sum of areas of two squares is 468 square meters. Difference of their perimeter is 24 meters. Find the side of the two squares. दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का सम दिया हुआ है. तो दो स्क्वायर के एरियाज निकालने हैं मुझे. एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, साइड. एक ही साइड x, एक ही साइड y. तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. अब ऑब्वियसली एक स्क्वायर छोटा होगा, हाँ एक बड़ा होगा. पेरीमीटर क्या होता है इस वाले स्क्वायर का, 4x. इस वाले का क्या होगा, 4y. तो आपने लिखा 4x माइनस 4y इज 24. x माइनस y किसके इक्वल आ गया, 6. पर लिखना है लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x meters, let the side of second square is y meters. Then according to question, sum of areas x square plus y square is 468. Perimeter लिख देना is 4 into side. Therefore second equation क्या हो गई, 4x minus 4y is equal to 24. अब ये कोशिश भी करो ना, चाह कर भी इस चीज को हम एक सिंगल वेरिएबल में इजीली नहीं बना पाएंगे. बन जाएगी बट दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. समझ में आ गया. तो इसीलिए यहाँ पर ये दो वेरिएबल ही है. तो अगर कोई टीचर कहती है ना कि नहीं सिंगल में बनाकर लाओ, तो ये वाली इक्वेशन उसको बिल्कुल ही नेगेट कर देता है कि सिंगल नहीं अलाउड है. सिंगल अलाउड है, डबल हमारा क्वाड्रेटिक वाला में ना डबल वेरिएबल खत्म हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये वाला कोई भी टीचर है मैंने देखा इसी वे से करवाती है, और इसी वे से अच्छा है ये, मतलब इजी है. अब आप x को 6 प्लस वाई पुट कर दोगे होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. y की वैल्यू आएगी, उससे x करो. सब्स्टिट्यूट x को भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट y को भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. करो सॉल्व इसको. 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y plus y square is equal to 468. 2y square plus 12y minus 432 is equal to 0. Y square plus 6y minus 216 equal to 0. ये देखो इक्वेशन हमारे पास आराम से बनी. अगर पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है तो साइड्स का डिफरेंस 6 होगा. तो अगर एक स्क्वायर की साइड x है, दूसरे की x प्लस 6 होगी. समझ में आ गई. मैंने कहा ना उस सिंगल वेरिएबल में भी बन जाता है, पर उस चीज को समझने के लिए
एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डायरेक्टली बस किया और हमने काम उसका आ गया आंसर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी वो है नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर हो गया? कर लिया सबने ये? अब आते हैं आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इतने रह गए ना वो सारे इसके साथ ही करवा दूंगी, तो कल तक ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। 18 एंड 12 होता है ना? यही है ना फैक्टर्स, 18 एंड 12। तो y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 12 आ गई और y की वैल्यू आ गई -18। -18 है रिजेक्टेड, तो y की वैल्यू जस्ट क्या हो जाती है 12 मीटर्स। तो एक स्क्वायर की साइड है 12 मीटर्स और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है, आपने y निकाला था ना, तो आपने x निकालने के लिए क्या करना है 12 प्लस 6 विच विल बी इक्वल टू 18। इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर एवरीवन? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जैसे लीनियर इक्वेशंस में हमने किया था ना सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, नो, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी। यहाँ पर इक्वेशन को देखकर हम बताते हैं कि जो इसके रूट्स हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं, वो किस तरह की होंगी। समझ में आ गया? तो हमारी इक्वेशन हमें दी जा रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता निकालना होता है। नेचर ऑफ रूट्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या निकालना होता है हमें? हमें बताना है कि जो हमारा एक्स वाला नंबर आएगा वो एक किस तरह का नंबर होगा। वो एक नेचुरल नंबर होगा, वो एक होल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन होगी, रैशनल होगा, इरैशनल होगा, किस तरह के उसके फैक्टर्स बनकर आएंगे। समझ में आ गया? उसके जीरोस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, हमें वो बताना है। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमारे लिए आसान है, हम वो निकाल लेंगे। ठीक है? उसके बाद ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला चेक करो ना तो हमारे पास आता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना कहाँ जाकर बैठ गया? स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमने दो तरह के नंबर्स पढ़े हैं, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रह जाते हैं, स्क्वायर रूट साइन नहीं हटता, और जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रहते, अगर है भी है तो स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो गया। ने क्या किया हुआ? प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। दो तरह के नंबर पढ़े हैं, तो एक हमारे पास है इरेशनल और एक तरह है हमारे पास रैशनल। तो मुझे बताना है कि इसमें से जब हमारा डी है ना,
तो उसके हिसाब से जो नंबर्स हैं वो रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। आपका पैराबोला समटाइम्स इट कम्स लाइक दिस, कभी कभी ऐसे हवा में उड़ रहा होता है ना, और कभी कभी इस तरह की लोकेशन होती है उसकी, होता है ना 3 तरह से। तो इन तीनों सिचुएशंस में हम बताते हैं कि आपके जो इक्वेशन है उसका पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता हुआ जाएगा, वो नेचर ऑफ रूट्स बता देता है। क्लियर हो गया? रूट्स को सॉल्व नहीं करना पड़ता, हमें पूरा आंसर एक्स नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतनी सी वैल्यू निकालकर समझ में आ जाएगा। वो कैसे? अब इसको अपने डी के हिसाब से समझना। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि एक तरह से मैं पता कर रही हूँ कि जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह से जाएगा या वो इस तरह से जाएगा एक्स को टच करते हुए, या वो हवा में उड़ रहा हो, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरह से। नेचर ऑफ रूट्स में ये 3 डिस्टिंक्शंस आएंगी। तो वो कैसे पता करेंगे? आपने डी निकालना है। अगर ये डी मान लो मोर देन 0 है, ठीक है, नाउ मोर देन 0 में ना मैं सिर्फ एक ही डिस्टिंक्शन लूंगी, दो नहीं लूंगी, तो मैं आपको वैसे बता दूंगी। अगर डी मोर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ सकता है, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, उसको सॉल्व कर देते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर आपके स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, और रैशनल हो तो भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं रूट्स आर रियल। देखो, एक बारी ये नंबर प्लस होगा, एक बारी वो नंबर माइनस होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर मेरा डी पॉजिटिव आता है, मुझे पता है कि अगर मैं इसका पैराबोला बनाऊंगी, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस को दो तरह से, दो तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, या इसकी 2 रूट्स है और वो दोनों ही अलग अलग नंबर है, ठीक है। अब एक सेकंड केस होता है d इज इक्वल टू 0। ये d 0 आ गया, होता है ऐसा, हो जाएगा, ठीक है। d 0 आ गया, तो मतलब आपकी स्क्वायर रूट में नंबर क्या हो गया? 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0। माइनस बी में एक बार 0 को प्लस करो, माइनस बी में 0 को माइनस करो, माइनस बी रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब कभी कभी क्या होता है, d लेस देन 0 हो जाता है, माइनस में आ गया, -4, -7, -9। तो स्क्वायर रूट में एक माइनस का नंबर समझ में आता है, -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपने नहीं पढ़ा हुआ, है ना। तो इस केस में पैराबोला ये उड़ता हुआ पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी नहीं, इसलिए हवा में उड़ रही है, ठीक है। दिमाग से हम कहते हैं ना ऊपर चली गई, वही चीज है कि व्हेन d इज लेस देन 0, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आपने नहीं पढ़े हुए, तो वो ऊपर ओवर द माइंड ही जाएंगे हमारे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द पैराबोला विल नेवर इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां से हम लेंगे रूट्स, या इसको ना वैसे लिखते डज नॉट एग्जिस्ट पहले कहते थे, अब लिखते हैं नो रियल रूट्स। आई स्टिल रिमेम्बर वी वर इन 9th 10th 11th तक भी करवाते थे, तो नो रियल रूट्स लिखवाते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट कहते थे, और उसको अब कह देते हैं, क्योंकि 11th में जाकर आपको फिर से कहेंगे कि नहीं रूट्स एग्जिस्ट करती है, एक अलग तरह के नंबर है, ठीक है ना। तो उससे एक कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए, कि पहले मैंने कहा नहीं एग्जिस्ट करती, फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं कुछ और एग्जिस्ट करती है पर इस फॉर्म में, तो अब आपको बोल दिया नो रियल रूट्स। रूट्स एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन जितना सेट हमने पढ़ा है ना उसमें नहीं एग्जिस्ट करती, हमें इसके आगे और कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया? इसका पैराबोला ऐसे शेप का होगा और इस तरह के शेप का होगा। सेकंड केस में पैराबोला या तो ऐसे जाएगा या ऐसे टच करता हुआ एक्स एक्सिस को, और थर्ड केस में या ऊपर ऐसे या नीचे ऐसे, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। समझ में आ गई? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है हम पैराबोला की पोजीशन को और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं आपसे नई चीज समझाऊंगी ना, छोटी सी बात है, नई चीज समझाऊंगी, उसमें ए बी सी को मैं रैशनल ही मानकर चलती हूँ, ठीक है। 4 3 रूट वाले नंबर नहीं आएंगे इसमें, कोएफिशिएंट्स को हमने रैशनल माना। छोटी सी डिस्टिंक्शन बताती हूँ, एबीसी अगर रैशनल लिया ना, तो मोस्ट क्या होता है, जो हमारा डी है
या तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ सकता है या एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ गया। स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, इसका मतलब ये नंबर एक रैशनल नंबर बन गया। रूट्स आर रैशनल। ये तब होता है जब हमारे बी और ए रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ही हो। अगर इरेशनल कोएफिशिएंट्स हुए और ये परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ गया, क्योंकि आ जाता है, एक दो क्वेश्चन है जहां पे बनकर आ गया था, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि एबीसी रैशनल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है 4x² प्लस 9 प्लस 24x, परफेक्ट स्क्वायर है ना ये। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप d निकालोगे ना, कितना आएगा देखो, d इज b² माइनस 4 × 4 × 9। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 4 × 3 होता है 12 टू द 24। यही हुआ। नंबर तो सही लिखा है पर कैलकुलेशन कहाँ गलती कर, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है 4x²। अच्छा, इसमें तो मैंने रियल एंड इक्वल कर दिया ना 0 मैं नंबर कुछ जहाँ पे आता है, तो वहां पर आ जाएगा d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई वांटेड d टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मैंने इक्वेशन को परफेक्ट ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपके रूट्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो है वो हो जाएंगे इरैशनल। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना? अपनी बुक खोलोगे, नेचर ऑफ रूट्स, आपको एक छोटा सा बॉक्स पेज 45 पे बना के दिया हुआ है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और इसके ना 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है। इसके जो 3 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है ना, इसे नेचर ऑफ रूट्स की तरह ही सॉल्व करना है, बट दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन द पेपर। वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं वर्कशीट वाले क्वेश्चन ही साथ साथ करवा देती हूँ। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ना कल कर लेंगे इकट्ठी सारी। नेक्स्ट है अपने पास, जैसे कि है एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द discriminant of the following equation and hence find the nature of roots। d निकालना है, क्या होता है, d² माइनस 4ac, -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। उसमें गलती पता क्या की थी मैंने, वो 2x का होल स्क्वायर था प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3, जो कि होता 12, 144 बन गया था। हाँ, वही मैंने कहा था ना गलती की। तो 16 माइनस 24 क्या आया, -8। अब क्योंकि ये d जाकर आपके x में, x के फॉर्मूला में माइनस स्क्वायर रूट में आता है, देखो d को कहा यूज करोगे, -b प्लस माइनस ऑफ -8। बाकी सब तो समझ में आएगा, ये -8 समझ नहीं आएगा, तो इसका हम क्या लिखेंगे, नो रियल। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 9। स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारी कल करेंगे इसकी। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा ना, और एग्जैक्टली पेपर में आ जाता है, सेम टू सेम जेपी मार्क के पेपर में क्वेश्चन दे देते हैं, अगर ऐसा लिखा जाएगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द रूट्स,
तो आपको पहले डी निकालना है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4, ये 0 आ गया ना, ठीक है। तो since d is equal to 0, the given equation has real and equal roots। तो उसने कहा है कि अगर तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, yes the roots exist and the given equation has real to equal real roots, जैसे बुक में लिखा है has real and equal roots। तो अब आपने रूट्स निकालनी है, तो आप अब d वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, क्योंकि हेंस फाइंड किया हुआ है ना, तो d यूज करके ही आपने आंसर निकालना है। समझ में आ गई? तो ये आ जाएगा +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 2 बाय 6। So roots are x is equal to 1/3, 1/3। रियल एंड इक्वल रूट्स की बन तो चाहे क्वाड्रेटिक रही है, लेकिन एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट आ रहा था 1/3। क्लियर हो गया? सॉल्व ऐसे ही करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तीनों कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 का तीनों पार्ट्स कर लो, उसके बाद सेकंड पार्ट करवाऊंगी, और सेकंड वाले के ना काफी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। सेकंड वाले के ना वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तीन दिया ना, मतलब एक में 0 आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। पहले वाले में नेगेटिव आ रहा है, हाँ। तो बी स्क्वायर है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो जब भी ना देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो कर रहे हो, एक बात ध्यान सुन लेना, बी का साइन जो मर्जी हो प्लस माइनस, अगर आपका ए या सी का साइन माइनस में है, बी का साइन प्लस माइनस चलता है, ठीक है ना, मान लो प्लस है या माइनस है, इन दोनों में से किसी एक का साइन, दोनों का नहीं, किसी एक का साइन माइनस में है ना, मान लो रियल रूट्स है, क्योंकि वो माइनस साइन यहाँ लगकर प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, बी स्क्वायर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है। समझ में आ गई बात? ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन की बात होती है। डी इज इक्वल टू 9 माइनस, सहज बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस मैम। लेस देन 0 हो गया, तो एक है आइदर ए और सी इज नेगेटिव, therefore D will be positive। दोनों नहीं कह रही हूँ कि दोनों नेगेटिव हो जाएं, वो नहीं कह रही हूँ, एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक। तो आपकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी करेंगी, डी जो है वो पॉजिटिव नंबर बनकर ही आएगा। और यहाँ पे डी है तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, ठीक है। और जो सेकंड वाला है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, हाँ, डी इसमें 0 आ गया, नहीं इसमें, हाँ, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम का होगा, ठीक है। डी इक्वल टू 0 आ गया, सो 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, +4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/6। दिस इज व्हाट आई मेंट। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन हमारे कोएफिशिएंट्स जो है वो सारे रैशनल नहीं है, तो जो मेरे रूट्स आए वो इरैशनल में आए, रियल तो है पर इरैशनल है। तो ये डिस्टिंक्शन रैशनल इरैशनल की तब होती है जब कोएफिशिएंट सारे रैशनल हो। तो ये बन जाता है 2√3/3, 2√3/3। थर्ड पार्ट करो,
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d हमने निकाला 36 माइनस 6 4 जा 24, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12। तो अब मैं इसको लगाऊंगी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। माइनस b इज 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 4। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखोगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब यहां से मैं इसको लिखूंगी 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब कॉमन कैंसिल क्या होगा 2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4। यहां से ये 2 गया, तो 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। बात समझ में आ गई सबको ये? और इसको ब्रैकेट्स में मत लिख देना, वो नंबर पॉइंट बन जाता है कोऑर्डिनेट का। आदत होती है, अब ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, नहीं लिखना, ठीक है। अगर लिखते हो तो इस चीज को रब कर देना साथ ही, या इसको काट कर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बिकॉज देन इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट नॉट द रूट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये एक्स और वाई की पोजीशन बन जाती है ऐसे करके। तो कभी भी आप देखोगे एक्स और वाई ब्रैकेट्स में नहीं लिखे होंगे, ऐसे अगर रूट्स लिखी है आपको यहाँ पर भी लिखा होगा, तो विदाउट दिस ब्रैकेट्स लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारी वेरिएशंस मैंने वर्कशीट में दी है, कल थोड़ी बहुत वो करेंगे, कल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक कल खत्म हो जाएगा, राइट। मोर और लेस ओवर द टाइम, थोड़ा सा ये कुछ नहीं इतना बड़ा रहेगा, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अब ना उसने आपको बताया है कि जो इक्वेशन दी है उसकी हाँ 0 है, ठीक है। आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 वाला ही आएगा, आपको इक्वल रूट्स वाला ही आएगा, कोई और आपके सिलेबस में नहीं है। आपके टीचर्स टर्म पेपर में एमसीक्यू डाल सकते हैं, उसको थोड़ा रीजनिंग के साथ मैं आपको करवा दूंगी, 1-2 एमसीक्यूज हैं कि सी की वैल्यू के की वैल्यू क्या सकती है अगर रियल रूट्स है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अब नाउ सिंस द इक्वेशन हैज 2 equal roots, therefore b square minus 4ac किसके इक्वल होगा 0 के। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर, 4 की वैल्यू क्या 4 तो है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो ये कह रहा है k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या होगी √24 पर प्लस माइनस में। अब तो क्वाड्रेटिक किया हुआ है ना, आप इसे ऐसे लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के प्लस √24, के माइनस √24 इक्वल टू 0। प्लस माइनस √24 को क्या लिख दोगे प्लस माइनस 2√6। तो के की वैल्यू या तो प्लस 2√6 है या माइनस 2√6 है। समझ में आ गया? डी इक्वल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। डी इक्वल का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लो यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन में दिया जाता कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो आप क्या करते डी मोर देन 0। आप वही के स्क्वायर माइनस 24 को मोर देन 0 करोगे। अब ये होती है इन इक्वेशंस, इसका अलग से एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक और लीनियर, जो आपके टर्म में आपके पूरे ही सिलेबस में नहीं है। देयर आर आईसीएसई के सिलेबस में इन इक्वेशंस है, लीनियर इन इक्वेशंस है, तो ये क्वेश्चंस वहां टैकल होते हैं, उनको भी क्वाड्रेटिक नहीं है। पर होता क्या है कि 1-2 एमसीक्यूज ओलंपियाड कर रहे हो या एनटीएससी कर रहे हो, तो वहां पर यहाँ पे वहां पर ये एमसीक्यू दिए होते हैं, आपके टीचर्स डाल देती है पेपर में। तो इसको टैकल कैसे करना है, अब इसमें लॉजिक यूज करो। ये भूल जाना कि पढ़ा नहीं हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं डालेगा सीबीएसई, बहुत कम चांसेस है, पर ऐसा कुछ कहीं दिखता है तो हाउ डू वी टैकल इट। आपको कहा जाता है कि इस नंबर को, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर है, इसे मोर देन 0 करना है।
मोर देन 0 कैसे करोगे कि k स्क्वायर माइनस 24 मोर देन 0 हो। इसका मतलब एक नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर करके उसकी वैल्यू 24 से ज्यादा आए। तो k को जैसे एक वैल्यू 5 असाइन की, 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 तो नहीं आ सकता, नंबर 5 से बड़ा चाहिए। अब इसके लिए बस क्या किया हमने, जैसे k इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल ली 2√6, ठीक है, इक्वल कब होता है 2√6 पर। तो अगर मैं k की वैल्यू को 2√6 से ज्यादा रखूं, इससे बड़ा कर दूं नंबर लाइन पर, 2√6 कुछ यहां पर आया पॉजिटिव साइड पर, ठीक है, इसको स्क्वायर किया 24, मुझे इससे आगे बढ़ना है। मान लो मैंने एक वैल्यू उससे बड़ी ले ली, उसको स्क्वायर किया, वो 24 से बड़ा हो गया, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो या तो मेरा k स्क्वायर रूट ऑफ 24 से बड़ा हो। अब ऐसे ही इस k को मैं स्क्वायर कर रही हूँ, तो इट कैन ऑल्सो टेक द वैल्यू ऑफ -24, -√24। लेकिन अगर मैं -√24 पे चल रही हूँ तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। इट शुड बी लेस देन -√24। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, वरना ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझ सकते हो इन इक्वेशंस के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज जस्ट टू कवर इन केस अ क्वेश्चन कम्स, ठीक है। एक बार फिर से कल समझा दूंगी, एक दो क्वेश्चन भी वो करवाऊंगी जहां पर ये चीज यूज हो रही। मान लो आपके पास √24 की जगह ना मैं एक छोटा सा नंबर लेती हूँ, आपके पास बनकर आया k स्क्वायर माइनस 49 मोर देन 0। एक नंबर के स्क्वायर को 49 से बड़ा करना है, 49 का स्क्वायर रूट ले लिया, क्या होता है 7, ठीक है। तो अगर मुझे के स्क्वायर -49 को एक पॉजिटिव नंबर बनाना है, तो k की वैल्यू को मैं 7.1, 7.2, 7.3 रखूंगी। तो नंबर लाइन पर ये मेरा 7 है, यहाँ पर 0, आई विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। इसका मतलब k शुड बी मोर देन 7। अब क्योंकि k स्क्वायर हो रहा है, तो एक वैल्यू -7 भी आती है, √49 में एक वैल्यू -7 भी आई। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगी तब -7 से बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन क्योंकि मैं नेगेटिव साइड पे बढ़ रही हूँ आगे आगे, तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। -8 इज लेस देन -7, तो या k इज लेस देन -7। तो ये लॉजिक के साथ सॉल्व होता है, वरना इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, टेक्निक है जो आपको सिखाते हैं 11th क्लास में। इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, ठीक है। अब मान लो समटाइम्स द इक्वेशन कम्स लाइक दिस, 4k -3 लेट मी से मोर देन 0, ठीक है। 4k should be more than 3, k should be more than 3/4। सिंपल समझ में आ गया ये कि k की वैल्यू जब भी 3/4 से बड़ी होगी ये नंबर पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया इतना? हाँ, क्वाड्रेटिक थोड़ा मुश्किल होता है, लीनियर फिर भी हो जाता है। लीनियर सिर्फ एक जगह मुश्किल आती है, वो मैं सिखा दूंगी आपको। इन केस कभी कोई टर्म पेपर में क्वेश्चन दिख जाए या कोई असाइनमेंट में या क्लास टेस्ट में, तो आपको कुछ पता होगा उसके बारे में, ठीक है। कुछ सोचकर कुछ रीजनिंग करके आंसर निकाल लोगे, इतना सा मेरा है। वरना ये अलग से टॉपिक है, सीबीएसई सिलेबस में भी बाकी सिलेबस में भी अगर ये आपको नहीं करवाया जा रहा तो आपके पेपर में फाइनल्स में नहीं आ सकता। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चले आज की क्लास यहीं तक।